नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी का सैम्पल पेपर मॉडल टेस्ट पेपर HP बोर्ड 2023-24 का सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पेपर आएगा आपका 80 मार्क्स का। तो पहला प्रश्न खंड क में पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये आपके पास गद्यांश दिया हुआ है, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है और जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर देने हैं। तो भाग अ में लघुनात्मक प्रश्न, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 5 प्रश्न दिए हैं, 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न है पहला, लेखिका किन दिनों का वर्णन कर रही है? उन दिनों देश का वातावरण कैसा था? तो उत्तर देखिए, लेखिका भारत की स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे सन 1946-47 के आंदोलनों के दिनों का वर्णन कर रही है। उन दिनों देश में सर्वत्र देश को आज़ाद कराने के लिए प्रभात फेरियां, जुलूस निकाले जा रहे थे। सेकंड प्रश्न देखिए, शीला अग्रवाल कौन थी? उसने लेखिका को कैसे प्रभावित किया? शीला अग्रवाल लेखिका की हिंदी अध्यापिका थी। उन्होंने लेखिका को जनजीवन में संघर्ष करना सिखाया। उन्होंने अपनी जोशीली बातों से लेखिका के हृदय में जोश, साहस और उत्साह भर दिया। नेक्स्ट प्रश्न, घर और शहर में कैसे बवंडर मचाए हुए थे? लेखिका के घर में उसके पिता ने बवंडर मचाया हुआ था। लेखिका को घर की सीमा में रहकर घर में आए हुए लोगों के विचारों को सुनने के लिए कहते थे। तो बच्चों यहाँ पर वीरू लिखा है, यहाँ पर आएगा विचारों। वे ये नहीं चाहते थे कि उनकी, यहाँ पर आएगा आगे वर्ड मिस्टेक है, लड़की आएगा, उनकी लड़की शहर भर में लड़कों के साथ मिलकर नारे लगवाती हुई हड़ताल करवाए। नेक्स्ट प्रश्न, लेखिका की मानसिक दशा कैसी थी? इन दिनों लेखिका की मानसिक स्थिति अत्यंत तनावग्रस्त थी। वह पिता के कहने के अनुसार घर में कैद नहीं रह पाती थी। अपनी प्राध्यापिका के विचारों को सुन सुनकर तथा देश में आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले युवाओं को देखकर उसका भी रक्त खोल उठता था और वह भी इन आंदोलनों में भाग लेने लग जाती थी। नेक्स्ट देखिए 5, लेखिका के पिता क्या चाहते थे? लेखिका के पिता चाहते थे कि वह घर में रहे और उनसे मिलने जो लोग आते हैं उनकी बातों को सुने। वे ये नहीं चाहते थे कि उनकी लड़की स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग ले तथा लड़कों के साथ शहर में नारे लगाते हुए हड़ताल करवाए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इसी का ब पार्ट दिया हुआ है आपके पास। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपको इसी में जो गद्यांश दिया है इसी के प्रश्न पूछे गए हैं। ब में देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दो। तो जो पैराग्राफ है इसी का होगा। पाठ का नाम है, ऑप्शन आपके पास दिए हैं, एक कहानी युवी। नेक्स्ट है, लेखिका के पिता चाहते हैं कि लेखिका, अब ऑप्शन में देखिए, घर के लोगों के बीच उठे बैठे। नेक्स्ट देखिए, प्रभात का अर्थ है सुबह। नेक्स्ट देखिए, उपस्थिति का विलोम शब्द अनुपस्थिति है। मैं भी युवा थी में रेखांकित शब्द है। तो यहाँ पर मैं रेखांकित है, क्या होगा? सर्वनाम। अब नेक्स्ट देखिए, शीला अग्रवाल की बातों ने प्रभावित किया। तो यहाँ पर आएगा लेखिका को। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न देखिए, यहाँ पर सेकंड प्रश्न में बोला है, निम्नलिखित में से किन्हीं
3 प्रश्नों के उत्तर दें। 3 प्रश्न पूछे हैं 2-2 नंबर के, तो 5 प्रश्न दिए हुए हैं और आपने 3 के आंसर देने हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो उत्तर देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मा बेचकर जीवन यापन करने वाले लंगड़े बूढ़े व्यक्ति को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वह सदा गांधी टोपी पहनता था और वह सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को चश्मा पहनाकर अपनी देशभक्ति व देश प्रेम को प्रकट करता था। लोग उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे कैप्टन कहते थे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भक्त की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भक्त की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भक्त के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भक्त की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, लेखक को खीरा खाने से इनकार करने पर अफसोस क्यों हो रहा था? नवाब साहब ने साधारण से खीरों को इस तरह से संवारा कि वे खास हो गए थे। खीरों की सजावट से लेखक के मुंह में पानी ला दिया था, परंतु वे पहले ही खीरा खाने से इनकार कर चुके थे। अब उन्हें अपना भी आत्मसम्मान बचाना था, इसलिए नवाब साहब के द्वारा पूछने पर उन्होंने मैदा अर्थात आमाशय कमजोर होने का बहाना बनाया। नेक्स्ट देखिए, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करना की दिव्य चमक क्यों कहा? लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करना की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। उनके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व की भावना उमड़ती रहती थी। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। नेक्स्ट देखिए, बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? उनका खानदानी पेशा क्या था? बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव गांव बिहार के एक संगीत प्रेमी के घर हुआ। उनके नाना का खानदानी पेशा शहनाई वादन था। तो अब जो आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट में 5 प्रश्न पूछे गए थे और 3 के आपने उत्तर देने थे। अभी तीसरा प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के शीर्षक पर विचार करते हुए उसे कोई अन्य शीर्षक दीजिए। तो ये 4 नंबर का प्रश्न है। 2 प्रश्न पूछे हैं, दोनों में से कोई एक जो भी आपको आता होगा कर सकते हैं। ओके, तो देखिए उत्तर, यशपाल द्वारा लिखित लखनवी अंदाज शीर्षक एक व्यंग्य कथा है जिसमें शान दिखाने के चक्कर में नवाब साहब खीरे के स्वाद से इसलिए अपने आप को वंचित रखते हैं ताकि लोग लखनऊ के नवाबों में अभी भी शान बाकी है समझे। यद्यपि खीरा खाने के लिए उनका मन व्याकुल है, मुंह में पानी भर आया है, फिर भी नवाब साहब खीरा खाते नहीं। अलबत्ता वे खीरे को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। इसलिए इस कथा का शीर्षक लखनवी अंदाज उचित ही है, परंतु इसका शीर्षक अन्य रखना हो तो अंदाज ए नवाब, अंदाज अपना नवाब और खीरा आदि शीर्षक रख सकते हैं। अथवा यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है, बिस्मिल्लाह खान
को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आजीवन शहनाई वादन किया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उसी सुर साधना में व्यतीत कर दिया, इसलिए उन्हें इसका नायक कहा जाता है। अब आगे देखिए, आगे आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट में आपकी पोइम का पैराग्राफ दिया होगा। काव्यांश, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने। तो यहाँ पर फिर आपके पास प्रश्न नंबर 4 में काव्यांश दिया है, इसको आपने पढ़ना है और जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर देने हैं। ओके, तो भाग अ में यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 4 के उत्तर देने हैं आपने। लघुनात्मक प्रश्न है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, अवतरण में निहित भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर पैराग्राफ आपके पास दिया है, उसको पढ़ना है, फिर उत्तर देना है आपने सोच समझकर। तो कवि ने अपने बच्चे की सुंदर दलावली को देखा था और उसके मुस्कान पर मुग्ध हो उठा था। वह अपनी पत्नी के प्रति आभारी था कि उसकी अनुपस्थिति में उसने बहुत अच्छे तरीके से बच्चे का प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया। नेक्स्ट देखिए, कवि ने किस किस को धन्य माना है और क्यों? कवि ने अपने बच्चे और अपनी पत्नी को धन्य माना है क्योंकि उनके कारण उसे अपार प्रसन्नता की प्राप्ति हुई थी। वह स्वयं को धन्य मानने के योग्य हुआ था। नेक्स्ट देखिए, कवि ने स्वयं को क्या कहा है? कवि ने स्वयं को चिर प्रवासी कहा है। वह लंबे समय के बाद वापिस अपने घर लौटा था। नेक्स्ट देखिए, बच्चे और कवि के बीच माध्यम कौन बना? बच्चे और कवि के बीच माध्यम कवि की पत्नी थी, जिसने कवि को बच्चे की मधुर मुस्कान से परिचित कराया था। नेक्स्ट देखिए, कवि को किसकी मुस्कान छविमान लग रही थी? कवि को बच्चे की दंतुरित मुस्कान छविमान लग रही थी। अब आगे देखिए, इसी का आपके पास ब भाग है। भाग ब में बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं, ऑप्शन पूछे गए, आपके पास दिए गए हैं, तो आपने उत्तर देने हैं। कविता का नाम है, पैराग्राफ आपके पास दिया हुआ है, तो कविता का नाम है ये दंतुरित मुस्कान। कवि का नाम है नागार्जुन। इनमें से अतिथि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, निराला। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारी माँ न बनी होती माध्यम आज में किसकी बात कही गई है? लेखक की पत्नी की। नेक्स्ट देखिए, मधु पर्क का अर्थ है शहद, जल, घी, दही और चीनी का समाहार। नेक्स्ट देखिए, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है आमना सामना होना। अब आपके पास प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, तो यहाँ पर फिर से आपके पास 5 प्रश्न होंगे, 5 में से आपने 3 के उत्तर देने होंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है? तो उत्तर देखिए, यहाँ पर संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों की ओर ध्यान दिलाना चाहता है जिनका योगदान मुख्य व विजयी नायकों की सफलता में होता है। समाज और इतिहास के हर क्षेत्र में जिन्हें महान या सफल माना जाता है, वे केवल अपने ही कारण महान नहीं बने होते हैं, अपितु उनकी इस सफलता के लिए अनेक लोगों ने योगदान दिया होता है। नेक्स्ट देखिए, बांस था की बबूल प्रतीकात्मकता स्पष्ट कीजिए।
उत्तर देखिए, ये दंत्रित मुस्कान कविता में बांस और बबूल कठोर और निष्ठुर हृदय वाले लोगों का प्रतीक है। ऐसे लोगों पर मानवीय संवेदनाओं का कोई असर नहीं होता है, ये दूसरों के दुख से अप्रभावित रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई हैं? लक्ष्मण ने बताया कि वीर योद्धा युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं। वे अपने बल पौरुष की डींग नहीं हाँकते। वीर पुरुष में पराक्रम के साथ साथ सहनशीलता भी होनी चाहिए। उसे अपने पौरुष का अहंकार नहीं होना चाहिए। युद्ध भूमि में शत्रु को सामने पाकर अपनी वीरता की प्रशंसा करने वाले कायर कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए? गोपियों ने उद्धव को कहा कि वह तो कमल के पत्तों तथा तेल की गगरी की तरह है। उसने तो प्रेम की नदी में पैर भी नहीं रखे। वह तो ज्ञानी राजा का संदेश लेकर आ गए। वह क्या जाने कि प्रेम क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, 5, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? कवि ने कहा है कि बच्चे की मुस्कान से ऐसा लगता है कि मानो शिलाएं पिघल कर मधुर झरनों व नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगी हों तथा सौंदर्य व नाद की अनुपम छटा छा गई हो। मानो शेफालिका के फूल सर्वत्र झरने लगे हों तथा वातावरण में कोमल माधुर्य का संचार हो गया हो। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर आपके पास जो 5 प्रश्न दिए थे उससे आगे एक बार पेपर में देख लेते हैं। ओके, तो प्रश्न नंबर 6 देखिए, उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती थी? गोपियों के अनुसार योग संबंधी बातें कौन स्वीकार कर सकते हैं? तो देखिए उत्तर यहाँ पर, उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगती थी। गोपियों के अनुसार योग संबंधी बातें वही लोग कर सकते हैं जिनका मन अस्थिर होता है, जिनका मन पहले ही श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो चुका हो, उनके लिए योग व्यर्थ है। अब यहाँ पर इसके साथ अथवा में प्रश्न पूछा होगा, दोनों में से कोई एक करना है आपने। तो अथवा में जो प्रश्न है, माँ की अंतिम पूंजी कौन थी और क्यों? बेटी उसके खुशियों तथा उसके कष्टों का एकमात्र सहारा होती है। बेटी के चले जाने के पश्चात माँ के जीवन में खालीपन आ जाएगा। वह बचपन से अपनी पुत्री को संभाल कर उसका पालन पोषण एक मूल्यवान संपत्ति की तरह करती है, इसलिए माँ को उसकी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। अब खंड ख में देखिए, सॉरी यहाँ पर 1 मिनट ऊपर देख लेती हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पर आगे है, हाँ खंड ख में फिर आपके पास 5 प्रश्न पूछे गए हैं और आपने यहाँ पर 3 के उत्तर देने। ओके, और 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जितेन ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति भौगोलिक स्थिति के विषय में क्या जानकारी दी? नार्गे ने बताया कि यह पहाड़ी क्षेत्र है। बरसात के दिनों में रुक रुक कर होने वाली बरसात ने यहाँ की प्राकृतिक छटा में 4 चांद लगाए हैं। दूर पर्वतों की हिम से ढकी मालाएं, हरे भरे घने जंगल,
फूलों से लदी लताएं व वृक्ष, सततः बहते झरने व नदियां यहाँ की भौगोलिक आभा में चार चांद लगाते हैं। यहाँ का जनजीवन व्यस्त व कठिन है। खेतीबाड़ी, पशुपालन में घर का हर सदस्य हाथ बटाता है। गांवों में पीने के लिए काफ़ी दूर से जल लाना पड़ता है। बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों व मान्यताओं का पालन किया जाता है। सर्दियों में बर्फ पड़ने से प्राकृतिक सुंदरता बढ़ती है, जबकि घरेलू जीवन कठिन हो जाता है। इसी के साथ आगे देखिए दूसरा प्रश्न, अखबारों ने नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? तो अखबारों ने इस खबर पर खास ध्यान नहीं दिया, पर उन्होंने इतना लिखा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की नाक लग गई है। इसके अतिरिक्त अखबारों में नाक के विषय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही किसी समारोह के होने की खबर को छापा गया। नेक्स्ट देखिए इसी का थर्ड, आज के बच्चों की दुनिया आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? ये कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसकी प्रकृति के साथ खेल और उसी प्रकृति के से थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे, परंतु आज के बच्चों की दुनिया इन बच्चों से भिन्न है। आज के बच्चे टीवी, कंप्यूटर आदि में ही अपना समय व्यतीत करते हैं या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज़्ज़ा आदि में ही अपना अपना बचपन बिता देते हैं। नेक्स्ट देखिए, श्वेत और रंगीन पताकाओं का फहराना किन अवसरों की ओर संकेत करता है? श्वेत पताका किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाने पर फहराया जाता है और नए कार्य के शुरू करने पर रंगीन पताकाओं को फहराया जाता है। नेक्स्ट देखिए, गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? गंगटोक के लोगों की मेहनत ही थी कि गंगटोक आज भी अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए है। उनका अथक प्रयास ही उनकी प्रकृति की धरोहर को संजोए हुए है। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट बच्चों, ऊपर देख लेते हैं कोई प्रश्न हमारा छूटा तो नहीं है। ओके, हाँ, तो अभी 8 भी है, उसके बाद 9 आएगा, है ना। तो 8 में देखिए, थोड़ा टाइम लग रहा है बच्चों आगे पीछे करने में। तो आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? तो उत्तर देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर। आज की पीढ़ी औद्योगिकरण, शहरीकरण व विज्ञान की अंधी दौड़ में शामिल होकर वनों का विनाश तथा भूमि, जल, वायु व ध्वनि का प्रदूषण कर प्रकृति का विनाश कर रही है। अणु परमाणु की होड़ तथा रसायनों की अधिकता ने धरती को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। आज की पीढ़ी यदि प्रदूषण नियंत्रण करे, वृक्षारोपण पर बल दे तो वर्तमान स्थिति में सुधार होगा। इसी का अथवा प्रश्न देखिए, रानी एलिजाबेथ के दर्जी
की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को किस प्रकार तर्कसंगत ठहराएंगे। रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। उनका दर्जी परेशान था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे के समय कौन से कपड़े पहनेगी। जिस देश में उनका राज हुआ हो, वहाँ की यात्रा के समय वह अपनी शान दिखाना चाहेगी। उस अवसर के लिए विशेष रेशमी कपड़ा भी हिंदुस्तान से मंगवाया गया। कपड़ा देश के वातावरण के अनुकूल तथा रानी की मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था। दर्जी की परेशानी उपयुक्त थी क्योंकि उसे रानी की विशेष जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता था। अब देखिए आगे 9 प्रश्न। यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है बच्चों। हाँ, तो देखिए 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड ख में पूछा है, तो यहाँ पर बोला है निर्देशानुसार। अभी आपका व्याकरण है हिंदी का, तो वाक्यों को निर्देशानुसार लिखिए। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। आपने सरल वाक्य में बदलना है इसको, मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्वान का सभी आदर करते हैं। मिश्र वाक्य में बदलिए, तो मिश्र वाक्य में होगा जो विद्वान होता है उसका सभी आदर करते हैं। अब ख में देखिए, उद्देश्य और विधेय छांटे। आपके पास दिया है तो आपने यहाँ पर उद्देश्य और विधेय छांटना है। मजदूरों ने काम कर लिया, तो मजदूरों यहाँ पर उद्देश्य है और काम कर लिया ये हो जाएगा विधेय। और भव्य समारोह देखकर मेरा मन खिल उठा, यहाँ पर भव्य समारोह उद्देश्य है और देखकर मेरा मन खिल उठा विधेय है। ओके, नेक्स्ट देखिए ग में निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो मैं पत्र लिखता हूँ, इसको आपने चेंज करना है कर्म वाच्य में, तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अशोक हंसता है, भाववाच्य में करना है चेंज आपने, अशोक से हंसा जाता है। तो ये आपका 9 प्रश्न। आगे देखिए इसके आगे का पार्ट, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, तो अब घ में बोला है यहाँ लाभ हानि समस्त पद में समास का नाम है, तो ऑप्शन दिया है तो यहाँ पर नाम होगा लाभ हानि द्वंद्व समास। अब इसी का सेकंड देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को कहते हैं, ऑप्शन में संज्ञा आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए इनों में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अध्यापिका ने छात्रों से सफाई करवाई में क्रिया है प्रेरणार्थक। सेकंड इसका जो बहुत बोलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो बहुत बोलता है उसका हो जाएगा वाचाल। अब प्रश्न नंबर 10 में दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर 200 या 250 शब्दों में निबंध लिखें। 8 नंबर का होगा आपके पास। पहला है मेरा हिमाचल प्रदेश, तो मेरा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर सबसे पहले आपने भूमिका लिखनी है। फिर राज्य की स्थापना, अनेक देवस्थान, राजधानी, उन्नति के पथ पर, प्रसिद्ध मेले, फलों के बाग, वन, और लास्ट में उपसहार आ जाएगा आपका। तो बच्चों ये मैंने यहाँ पर नहीं सॉल्व किए हैं, ये आपको आते होंगे, आप कर लेना। ओके, सेकंड है 5 दिए हैं, किसी एक विषय पर लिखना है आपने। सदाचार, तो इसमें भी भूमिका, उत्तम मित्र, गुण, महत्व और उपसहार पॉइंट आएंगे। इस नेक्स्ट देखिए दीपावली, यहाँ पर भूमिका, फिर मनाने के कारण, राम का अयोध्या आगमन, महापुरुषों का निवारण, लक्ष्मी पूजन और उपसहार। नेक्स्ट देखिए मोबाइल वरदान या अभिशाप, भूमिका आएगी, मोबाइल का प्रयोग, दोष, उपसहार आएगा। प्रातः कालीन भ्रमण, भूमिका आएगी, सर्वश्रेष्ठ में
आवश्यकता, लाभ, हानियाँ, उपसहार। अब देखिए 11 प्रश्न। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक को चरित्र सदाचार प्रमाण पत्र प्रदान करवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो 2 पत्र दिए हैं, 2 में से एक करना है आपने। 7 नंबर का होगा बच्चों। अभी आपके पेपर का पैटर्न भी थोड़ा बहुत चेंज है। तो 7 नंबर में देखिए यहाँ पर ये रहा आपका। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय क ख ग, मान्य वर महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं विगत सत्र में आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं ए का छात्र था। मैंने राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। कक्षा रजिस्टर में मेरा अनुक्रमांक 27 तथा बोर्ड का क्रमांक 1167 था। मैं विद्यालय की छात्र परिषद का सक्रिय सदस्य था। मैंने जिला स्तर की भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। विद्यालय पत्रिका का सह संपादक होने के साथ साथ मैंने विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में सदैव बढ़ चढ़कर भाग लिया है। आपसे मेरा अनुरोध है कि मुझे एक चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाए जिसमें मेरी रुचियों का उल्लेख हो। आशा है कि मुझे वांछित प्रमाण पत्र यथाशीघ्र नीचे लिखे पते पर भिजवाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी प्रमोद तिवारी, 16 शक्ति नगर दिल्ली। कक्षा दिनांक 14 दिसंबर 2023। अथवा में आपके पास जो पत्र पूछा है, अपने जन्मदिन पर अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। तो 31 मालावार शिमला 14 दिसंबर 2023। प्रिय मित्र राम, हम लंबे समय से नहीं मिले। अगर तुम 20 दिसंबर को मेरे जन्मदिन पर मेरे घर आओगे तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। हम उस दिन एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो और मैं अपनी पार्टी तुम्हारे बिना आयोजित करने के विषय में सोच भी नहीं सकता। पिछले साल तुम आए थे और तुम जानते हो कि हमने कितने मज़े किए थे। मैंने अपने कुछ और मित्रों को आमंत्रित किया है और वे सब आ रहे हैं। माता जी भी तुम्हें याद कर रही है और वह तुम्हें पार्टी में देखकर बहुत प्रसन्न होंगी। मैं उस दिन तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। शुभकामनाओं से तुम्हारा मित्र नरेश कुमार। अब आगे प्रश्न नंबर 12 में यहाँ पर बोला है, प्रश्न नंबर 12, विजय बाबू बस से दिल्ली जा रहे हैं। बस किराया को लेकर विजय बाबू और बस कंडक्टर के मध्य हुई बातचीत का संवाद शैली में लिखें। अब भाई विजय बाबू दिल्ली जा रहे हैं और जो बस का किराया है उसको लेकर विजय बाबू और बस कंडक्टर के बीच जो संवाद वार्तालाप हो रहा है उसके बारे में आपने लिखना है यहाँ पर। तो देखिए उत्तर, बस में सभी यात्री अपनी अपनी जगह बैठे हुए। बस कंडक्टर यात्रियों के मध्य किराया मांगते हुए, हाथ में पैसों का थैला और बहुत सारी टिकट की गड्डी। बस कंडक्टर, टिकट टिकट टिकट, हाँ भाई, किसी ने टिकट ना लिया हो। अब विजय बाबू, कंडक्टर साहब दिल्ली की एक टिकट दे दीजिए। कंडक्टर, खुले 30 रुपये दे दो। विजय बाबू, क्या 83 क्या 83 सॉरी। कंडक्टर, खुले 83 रुपये दे दीजिए। विजय बाबू, क्या 83? यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, 83। पिछले सप्ताह तो हम गए थे, 59 रुपये किराया दिया था। बस कंडक्टर,
भाई साहब, समाचार पत्र नहीं पढ़ते क्या? किराया बढ़ गया है। विजय बाबू, कब से? बस कंडक्टर, 3 दिनों से। विजय बाबू, फिर भी इतने रुपए एक बार में थोड़े ही ना बढ़ने चाहिए। बस कंडक्टर, देखो भाई, जहाँ से जहाँ तक की टिकट दूंगा उसका पैसा लूँगा। टिकट पर लिखा तो होगा ही, मैं अपनी जेब से थोड़े ही ना डालूँगा। चलो पैसे लाओ, आगे बढ़ें। विजय बाबू, 2 रुपये वापस दो, मैं 85 रुपीज़ दे रहा हूँ। बस कंडक्टर, मिल जाएंगे भाई। कौन सा आप अभी उतर रहे हो? अथवा देखिए जो प्रश्न पूछा है, आपके विद्यालय में मनाए गए वार्षिकोत्सव पर प्रतिवेदन लिखिए। आपने यहाँ पर वार्षिकोत्सव आपके विद्यालय मनाया गया उसके ऊपर प्रतिवेदन लिखना है। राजकीय उच्च विद्यालय 17 दिसंबर को, राजकीय उच्च विद्यालय में 17 दिसंबर को वार्षिकोत्सव बहुत अच्छे से मनाया गया था। वार्षिकोत्सव विद्यालय के प्रांगण में किया गया था। सबके बैठने का बहुत अच्छे से प्रबंध किया गया था। विद्यालय के सभी छात्र और शिक्षक उपस्थित थे। वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू किया गया था। प्रधानाचार्य जी ने सरस्वती वंदना से शुरू किया। वार्षिकोत्सव में कला प्रदर्शनी और संस्कृति कार्यक्रम के अंतर्गत खेलकूद, दौड़ आदि की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। छात्रों द्वारा नाटक, नृत्य, गाने आदि प्रस्तुत किए गए थे। अंत में प्रधानाचार्य जी ने छात्रों को पुरस्कार से सम्मानित किया। छात्रों को आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस प्रकार कार्यक्रम 4 बजे समाप्त हुआ। तो बच्चों, अभी आपने कक्षा 10वीं का हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर सैम्पल पेपर HP बोर्ड 2023-24 का समझा। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।